नमस्कार। आज हम पद्माकर के 3 पदों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। पहले पद्माकर की विशेषताएं देख लें कि आखिर इनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते थे। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है, यानी उनके बाद के जो कवि रहे हैं उन पर भी उनका असर आया है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता है। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। +1 की हिंदी की पुस्तक NCERT की पुस्तक है अंतरा। उसमें पद्माकर के 3 कवित्व दिए गए हैं। आज हम इन्हीं 3 कवित्वों पर चर्चा करने वाले हैं। इनका जो पहला कवित्व है उसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। विहग यानी कि पक्षी। मैं पढ़ देती हूँ इसे आपके लिए। ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता था रीतिकालीन काव्य में, ये तो हम सब जान ही चुके हैं। मैं पहला इनका कवित्व आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। औरई भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरई डौर झौरन पे बौरन के हुए गए। कहे पद्माकर सु औरई भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरई छवि छुए गए। औरई भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। औरई रस औरई रीति औरई राग औरई रंग, औरई तन औरई मन औरई बन हुए गए। यह इनका पहला कवित्व है जो इस पुस्तक में संकलित किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। जो ब्रज के जानकार हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर भाषा है और बहुत ही सरल भाषा है, लेकिन हमें यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है और व्याख्या भी करनी है। तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वसंत ऋतु का उन्होंने चित्रण किया है और जिस तरह से वो चित्रण करते हैं आपकी आंखों के सामने एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। देखें, औरई भांति, और इसमें अतिशयोक्ति है थोड़ा, देखें जरा। औरई भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, कि वसंत के आने पर प्रकृति में कुछ इस तरह का बदलाव होता है कि कुछ और ही तरीके से, अलग ही तरीके से कुंजन में, कुंजन का मतलब है वन उपवन, उपवन कह देते हैं, उपवन यानी कि बगीचे, ठीक है। वन उपवन में गुंजरत भीर भौर, गुंजरत यानी गुंजन, और किसका? भंवरे का गुंजन है। भीर का मतलब भंवरों का समूह है। बहुत सारे भंवरे जो हैं वो गुंजायमान हैं। ठीक, कुछ और ही अलग ही वसंत ऋतु का प्रभाव है कि वन उपवन में खूब सारे भंवरे दिखाई दे रहे हैं और उनकी गुंजन सुनाई दे रही हैं। औरई डौर झौरन पे बौरन के हुए गए, और अमराई जो है वो बौराने लगती है। आम के पेड़ जो होते हैं उस पे जो हैं छोटे छोटे उसके फूल आने लगते हैं, जिसको बौर कहा जाता है, और आम की हल्की हल्की मध्यम मध्यम खुशबू जो है वो वातावरण में फैलने लगती है वसंत ऋतु में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? औरई डौर झौरन पे बौरन के हुए गए, कि आम पे जो बौर आई है उसके जो झौर है, उसका जो झुंड है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, उसकी कुछ अलग ही खुशबू है और बहुत सुंदर उनका आकार बढ़ गया है और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही उनमें मादक खुशबू है। कहे पद्माकर सु औरई भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरई छवि छुए गए। अब देखिए, अनुप्रास का तो साफ साफ पता लग जाता है।
कहें पद्माकर, पद्माकर क्या कहते हैं, सो और ही भांति गलियानी छलिया छबीले छैल और ही छवि छुए गए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की गलियों की बात हो रही है, उनके गांव की गलियों की बात हो रही है कि छबीले छैल छलिया जो है, छबीले का मतलब जो देखने में सुंदर है, छलिया का मतलब है कि सज धज के वो लोग निकले हुए हैं। छलिया श्री कृष्ण को बोल देते हैं कि जो थोड़े स्मार्ट होते हैं, चतुर होते हैं। तो छलिया छबीले छैल जो नौजवान हैं और ही छवि छुए गए, वो देखने में कुछ अलग ही लग रहे हैं। उनकी सौंदर्य जो है, उनका सौंदर्य वो कुछ अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण आजकल वसंत ऋतु में दिखाई देते हैं। एक बार और देख लें से, कहे पद्माकर सो और ही भांति गलियानी, कि पद्माकर कहते हैं कि गोकुल की गलियों में जो छैल छबीले लोग बन के घूम रहे हैं, युवा लोग घूम के ग्वाल बाल घूम रहे हैं, वो कुछ अलग ही उनकी छवि नजर आ रही है, वो अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण हो गए हैं। और ही भांति बेहक समाज में आवाज होती, पक्षी भी जो हैं वो भी अलग तरीके से कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ भी, विहग समाज, पक्षियों का जो समाज है, जितने भी पक्षी हैं वो कुछ अलग ही आनंद ले रहे हैं, अलग ही तरीके से चहचहा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी लग रही है। इस समय में कोयल भी बोलना शुरू कर देती है, वो भी अपना गीत गाने लगती है आम के पेड़ों पर बैठकर। तो उन्हें लग रहा है कि विहग समाज की आवाज़ भी कुछ अलग ही नज़र आ रही है वसंत ऋतु आने पर। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, कि 2 दिन आए हुए हैं ऋतुराज को, और इतना बदलाव प्रकृति में आना शुरू हो गया है। ऋतुराज किसे कह देते हैं, वसंत ऋतु को कह दिया जाता है। और ही रस और ही रीति और ही राग और ही रंग और ही तन और ही मन और ही बन हुए गए। और की रिपीटिशन है यहाँ पे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पे। और से क्या है, इसमें अतिशयोक्ति भी आ रही है कि कुछ अलग ही अंदाज है। और का मतलब यहाँ अलग, विभिन्नता की सेंस में है, भिन्नता की का अर्थ दे रहा है ये शब्द। और ही रस और ही रीति और ही राग और ही रंग की अलग ही रस है, चाहे वो फल हैं, चाहे फूल हैं, चाहे वो जीवन का आनंद है, कुछ अलग ही आनंद आ रहा है वसंत ऋतु में। और ही रीति जो तरीका है, शैली है, जीवन शैली है, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मानव है, उनकी शैली बदल गई है, उनके राग और रंग बदल गए हैं। राग रंग का मतलब उनका जो जीने का तरीका है कुछ अधिक आनंदमय हो गया है। और ही तन और ही मन और ही बन हुए गए हैं, कि तन मन और बन जो हैं, यानी कि जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी इंसान हैं, उन सब के शरीर में बदलाव आ रहे हैं, मन में बदलाव आ रहे हैं, बन में बदलाव आ रहे हैं। बन का मतलब कि जंगल में भी जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके तन मन में बदलाव आ रहे हैं। पेड़ों पे क्या होता है, नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं, वसंत ऋतु में फल आने शुरू हो जाते हैं, तो उनके तन में और मन में भी, अब फूल फल लगेंगे तो मन में भी आपके बदलाव आता है प्रकृति का सौंदर्य देखकर। तो यहाँ पे प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये जो है कवित्व है, इसका जो छंद है, इसका हम विशेषताएं देख लेते हैं। अब क्या है, अनुप्रास अलंकार है, आप खुद छांट के लिखें। अनुप्रास सबसे आसान अलंकार होता है, तो इतनी प्रैक्टिस तो आपको रहनी ही चाहिए। फिर है वसंत की मादकता का चित्रण किया गया है। औरई के दोहराव से अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है। आप मुख्यतः अतिशयोक्ति अलंकार ही लिखें, नहीं वरना इसमें अतिशयोक्ति का भी भेद है अलंकार में, पर अभी +1 के हिसाब से अतिशयोक्ति अलंकार काफ़ी है आपके लिए लिखना। छंद कवित्व है, मैंने बता दिया ये बात आपको। भाषा ब्रज भाषा चलती है, तो ये तो आपके दिमाग में बैठा होना ही चाहिए कि रीतिकालीन कवियों में अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और छंद जो है कवित्व और सवैये अधिकतर लिखे गए हैं। फिर है आपके भाषा जो आती है वो ब्रज भाषा है, तो ये चीज़ें तो कॉमन सारे रीतिकालीन कवियों की हैं ही। अच्छा, श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है, इसमें प्रकृति का श्रृंगार का वर्णन किया गया है। गेयता है, गाए जा सकते हैं इनके सारे पद। काश मेरी आवाज़ अच्छी होती तो मैं आपको गा के भी सुनाती, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगले पद पे आते हैं हम। इनका जो अगला पद है, इसमें गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई भी परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। देखें कैसे, मैं इसे पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। तौलों चलित चतुर सहेली, याही कऊ कहूँ, नीके के निचौरे ताही करत मने नहीं। हों तो श्याम संग में चुराई चित चोरा चोरी, हों तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। बोरत तो बोर्यो पर निचोरत बने नहीं। बहुत सुंदर बात है ये। देखें जरा, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, अनुप्रास अलंकार आ रहा है यहाँ पे। ग जो अक्षर है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। अब क्या है कि गोकुल की बात की गई है। यहाँ पे क्या है, जितने भी लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ पे जो गलियों में घूम रहे हैं ग्वाल बाल, उनकी ऐसी भावना है। फाग का मौसम है, फाग यानी होली के आसपास का मौसम है। और होली जो होती है मथुरा वृंदावन और बरसाने की, आप एक बार जाके घूम आए, ये भी एक टूरिज्म का विषय है बरसाने की होली जो है। तो आप समझ पाएंगे इन कवित्वों को कि इनका भाव क्या है, क्या उत्साह और क्या उमंग होती है उन दिनों। यहाँ पे पहला जो हमने कवित्व पढ़ा इनका, वो वसंत ऋतु पर आधारित था और ये है फाग पर आधारित। और फाग जो है पद्माकर का प्रिय विषय है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। कि ऐसा उत्साह और उमंग है फागुन का कि गोकुल की जो गलियां हैं उस पे जो ग्वाल बाल जो हैं वो घूम रहे हैं, वो कब क्या कर डालें इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। इतना उत्साह है, उमंग है, वो किसी भी समय होली के रंगों की बौछार आपके ऊपर कर सकते हैं। कछु को कछु भाखत भने नहीं, यानी इस बात का वर्णन करते नहीं बनता है, ये बात बताई ही नहीं जा सकती कि वो किस वक्त क्या काम कर देंगे। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। क्या कह रहे हैं पद्माकर? कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, कि पास पास सटे हुए घर होते हैं गाँव में, एक का दरवाजा दूसरे के दरवाजे पे जाके खुल जाता है। तो परोस पिछवारन, पिछवारन यानी पड़ोसी जो हैं, और जो पीछे के दरवाजे से मिलता हुआ पड़ोसी है, उनके द्वार पे जाके भाग भाग के जो ग्वाल बाल हैं वो होली खेल रहे हैं। गुण अवगुण गने नहीं। गुण अवगुण गने नहीं का मतलब कि गुण अवगुण का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ की कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, और वो उत्साह और उमंग से परिपूर्ण होली खेल रहे हैं। तौनो चलती चतुर सहेली, यही को कहूँ, याही कऊ कहूँ। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्वाल बाल ही उत्साहित नहीं है, गोपियाँ और भी उत्साहित हैं। वो भी उतने ही उत्साह और उमंग के साथ फाग खेल रही हैं, होली खेल रही हैं। तो एक जो गोपी है, अब यहाँ पे बहुत क्या कहें कि आप समाज देखें उस समय का क्या था, कृष्ण के समय का, कि गोपियाँ जो थीं वो पहले से शादीशुदा थीं, उनके पति थे घर में, लेकिन वो कृष्ण पर मोहित रहती थीं। तो यहाँ पे वही बात है, तौलो चलित चतुर सहेली, याही कऊ कहीं, कि कहूँ कि दो सहेलियां आपस में मिल जाती हैं, चतुर सहेली कहा गया है इनको, कि गोपियां हैं आपस में मिल जाती हैं। नीके के निचौरे ताही करत मने नहीं। तो एक गोपी जो है दूसरी को कहती है कि तुम्हारे कपड़े रंग से गीले हो गए हैं, तुम इनको अच्छी तरह से निचोड़ लो, ये जो गीले कपड़े हो गए हैं रंग में तुम्हारे होली खेल के, इनको तुम निचोड़ के सुखा लो। अब क्या है, सहज प्रक्रिया है कि आपका कपड़ा गीला होता है तो आप तुरंत उसको निचोड़ना चाहते हो, उसको निचोड़ के उसका रंग निकालना चाहते हो और उसे सुखा देना चाहते हैं। तो तौलो चलित चतुर सहेली, याही कऊ कहूँ, नीके के निचौरे ताही करत मने नहीं। तो सहेली कहती है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए रंग से, इसे निचोड़ लो। तो दूसरी सहेली क्या कहती है
कि नीके का मतलब अच्छी तरह से। तो दूसरी सहेली क्या कहती है कि नहीं, मेरा इनको निचोड़ने का मन नहीं कर रहा, वो इतनी उत्साहित है, उमंग से परिपूर्ण है, लेकिन सिर्फ होली की वजह से नहीं, फाग की वजह से नहीं, वजह क्या है, श्री कृष्ण हैं। ये आगे की पंक्तियों में अभी स्पष्ट हो रहा है। हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पर निचोरत बने नहीं, कि मैं तो श्याम रंग में जो हूँ, वो मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो कपड़ों के साथ साथ मेरा मन भी जो है वो श्याम रंग में चोरी चोरी डूब चुका है। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। अब मैं इस तरह से श्याम रंग में डूब चुकी हूँ कि मैं डूब तो चुकी हूँ। बोरत तो बोरियो बोरत का मतलब कि डूब तो चुकी हूँ, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। लेकिन मैं अब इस रंग को निचोड़ना नहीं चाहती, मैं इस रंग को अपने तन मन से हटाना नहीं चाहती हूँ। बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं ये। श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। श्याम में क्यों? श्याम जो है वो काला रंग भी होता है और श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो श्लेष की जो विशेषता ही ये है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, कि एक के साथ, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जो हैं वो चिपके होते हैं। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया श्लेष अलंकार की पहचान के लिए। तो श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। श्याम रंग यानी श्याम के रंग में डूब जाना, श्याम के प्रेम में डूब जाना। एक तो अर्थ ये हुआ, दूसरा अर्थ क्या है? गहरे काले रंग में डूब जाना। तो दो अलग स्तरों पे यह कविता यहाँ पे चल रही है। श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो बहुत आसान होता ही है, अक्षरों की रिपीटिशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, वो आप ढूंढ लें। जैसे यहाँ पे है गली के गोप गाउन, इसमें अनुप्रास अलंकार आया। छंद कवित्व है और ब्रज भाषा है। बिंब प्रयोग किया गया है कि जैसे जैसे मैंने आपको इसको बताया, पढ़ के बताया, जो तो ब्रज भाषा को समझ सकते हैं वो पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होंगे। उनकी आंखों के आगे होली का एक दृश्य उपस्थित हो गया होगा। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? बिंब विधान, यानी आपकी आंखों के सामने एक चलचित्र चलने लगे। फिर आता है इनका तीसरा पद, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लागत है। कहे पद्माकर गुमा न होते, माँ न होते, प्राण न होते, प्यारो मन भावनो लागत है। मोरन को सोर घन घोर चम और हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सरसावन में, मेह बरसावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लागत है। यहाँ पे अभी हमने पहले पद में किया वसंत ऋतु का चित्रण देखा, दूसरे पद में हमने फाग का चित्रण देखा। अब आ रहा है सावन। ऋतुओं का वर्णन किया गया है और बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे ये? भौरन को गुंजन बिहारपन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कि भंवरे जो हैं वो अब वर्षा ऋतु में गा रहे हैं। पहले तो भंवरे वसंत ऋतु में गा रहे थे। देखो, और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, ठीक है, ये वसंत ऋतु में भंवरों का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पे भंवरों को गुंजन बिहारन वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। अब क्या है? वर्षा ऋतु में भंवरों का गुंजन कैसा लग रहा है? भंवरों को गुंजन बिहार वन कुंजन में। बिहार का मतलब भ्रमण करना, विहार शब्द है असल में ये। बिहार मतलब भ्रमण करना, कि वन और कुंजन में, कुंजन यानी वन और उपवन में भ्रमण करते समय भंवरों का गुंजन कैसा लगता है? मंजुल मलारन को गावनो लगत है। बहुत ही, मंजुल मतलब सुंदर, मलारन मतलब राग मल्हार, उसके लिए मलारन कहा गया है। राग मल्हार, ऐसा लगता है कि जैसे कोई राग मल्हार गा रहा हो। राग मल्हार कब गाया जाता है? वर्षा के आगमन के लिए गाया जाता है। कहे पद्माकर गुमा न होते, माँ न होते, प्राण न होते, प्यारो मन भावनो लगत है। और ये जो भंवरों का गुंजन है कैसा लग रहा है? पद्माकर कह रहे हैं कि ये गुमान, मेरा जो गर्व है, मान यानी कि जो घमंड है, और प्राण से भी प्यारा और मन भावना लगता है, यानी मन को भाने वाला लगता है। यानी इन भंवरों की गुंजन के लिए मैं अपना घमंड, अपना मान, अभिमान सब ताक पे रख सकता हूँ और इस ऋतु का आनंद ले सकता हूँ।
सिर्फ अपने लिए नहीं, कोई भी जो इस ऋतु को पसंद करता है, जो प्रकृति को पसंद करता है, वो अपना मान अभिमान और अपना जो प्राण है वो भी ताक पे रख के इसका आनंद लेने के लिए आतुर होंगे। मोरन को शोर घन घोर चहु और, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। कि मोर का शोर, मोर गाने लगते हैं। मोरों की आवाज़ कभी आपने सुनी हो तो वर्षा ऋतु जैसे ही बादल गड़गड़ाते हैं, मोर का शोर सुनाई देने लगता है। मोरन को शोर घन घोर चहु और, कि घनघोर यानी खूब मोरों की आवाज़ सुनाई देती है चारों ओर से। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। और सावन में क्या करते हैं, क्या विशेषता होती है सावन की? लोग झूले डालते हैं, तीज का त्यौहार मनाते हैं, झूले डालते हैं और सावन की बौछारों के साथ वो झूलना पसंद करते हैं। हिंडोरन, हिंडोरन जो होता है, हिंडोला वो क्या होता है? झूला होता है। हिंडोरन को वृंद, वृंद मतलब समूह, कि बहुत सारे झूले पड़े हुए हैं गांव में। झूले पड़ने का मतलब है कि डाल से रस्सी डाल दी नीचे और उस पर बैठने के लिए थोड़ी सी लकड़ी का तख्ता लगा दिया तो झूला बन जाता है। खूब लंबे लंबे झूले बनाए जाते हैं इस तरह से। तो हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, कि उस पे झूलते हुए जो ग्वाल बाल हैं, जो गोपियां हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। मन को मोहित करने वाला दृश्य होता है। छवि छावनों की ऐसी जो दृश्य होता है, ऐसा जो दृश्य वो कैसा लगता है? मन को भाने वाला लगता है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूले वो सुहावनो लागत है। बहुत आसान सी भाषा है, देखिए। प्रसाद गुण युक्त भाषा कहेंगे हम इसे। नेह सरसावन में यानी कि ऐसे मौसम में क्या है? प्रेम विकसित हो रहा है, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हो जा रही हैं। नेह बरसावन में, और साथ में मेह जो है, मेह यानी मेघ, बादल बरस रहे हैं। सावन में झूले वो सुहावनो लगत है। ऐसे मौसम में सावन में झूलना जो है, कृष्ण के संग झूलना जो है, वो बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। अब इसके हम भाषा सौंदर्य पे आ जाते हैं, कवित्व सौंदर्य पे आ जाते हैं। छंद जो है वो कवित्व छंद है। मंजुल मलारन को गावनो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और स्वर मैत्री से लयात्मकता आई है। स्वर मैत्री का मतलब है एक से स्वरों का उच्चारण जो लगातार आता है, उससे लय और सुर उत्पन्न होता है, लय उत्पन्न होता है, ताल उत्पन्न होती है। एक तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण युक्त भाषा है। यह बात मैंने अभी अभी आपको मेंशन की। प्रसाद गुण, आप बहुत कंफ्यूज ना हो। प्रसाद गुण युक्त भाषा यानी बहुत ही सरल सहज भाषा, जिसमें आसान से शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन एक बहाव हो जिसके साथ आप बहते चले जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रसाद गुण युक्त भाषा कहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।